हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम पे। इस वीडियो में आपको जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का महत्वपूर्ण टॉप 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी टेट और सी टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का यह पहला प्रश्न है। इसमें पियाजे पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक असंतुलन कॉग्निटिव इक्विलिब्रियम की स्थिति तब पैदा होती है जब बालक नई सूचना को पुरानी स्कीमा में आसानी से समाहित कर लेता है। बालक के पास मौजूद स्कीमा नए अनुभवों को समझने में पूरी तरह असमर्थ हो जाती है, या बालक केवल वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस के गुण का प्रदर्शन करता है। बालक जो है अमूर्त चिंतन से मूर्त चिंतन की ओर संक्रमण करता है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें जो है आपका बी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें बालक के पास मौजूद स्कीमा जो है नए अनुभवों को समझाने में पूरी तरह असमर्थ हो जाती है। क्या? संज्ञानात्मक असंतुलन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है इसमें, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD, जिसको हम लोग कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, गतिशील यानी कि डायनामिक है, क्योंकि यह बालक के आनुवंशिक गुणों द्वारा पूरी तरह से पूर्व निर्धारित होता है। जैसे जैसे बालक नए कौशल सीखता है, सहायता का स्तर और क्षेत्र बदलता जाता है। यह केवल औपचारिक विद्यालयी शिक्षा के दौरान ही स्थिर रहता है। यह बुद्धिलब्धि IQ स्कोर के साथ सीधे तौर पर घटता बढ़ता है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें जो है आपका बी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। जैसे जैसे बालक नए कौशल सीखता है, वैसे वैसे सहायता का स्तर और क्षेत्र बदलता जाता है। किसके अनुसार? लेव जो है वाइगोत्स्की के अनुसार। अगला प्रश्न है इसमें, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के किस चरण में नैतिक निर्णय यानी कि सार्वभौमिक अमूर्त सिद्धांतों और मानव अधिकारों के प्रति व्यक्तिगत प्रतिबद्धता पर आधारित होते हैं? तो इसमें है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, या कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, या अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। किसके लिए पूछा है? कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के किस चरण में नैतिक निर्णय सार्वभौमिक अमूर्त सिद्धांतों और मानव अधिकार के प्रति व्यक्तिगत प्रतिबद्धता पर आधारित होते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। अगला प्रश्न है इसमें, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में स्कैफोल्डिंग की तकनीक का उपयोग कर रही है। वह एक छात्र को जटिल गणितीय समस्या हल करने के लिए पहले आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है और फिर धीरे धीरे सहायता कम कर देती है। वाइगोत्स्की के अनुसार यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्या दर्शाती है? तो इसको कहते हैं क्रमिक अनुकूलन, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, या अनुबंधित अनुक्रिया, या अंतः विषयिता जो है विषयिता, या ढांचा निर्माण की आकस्मिकता। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्या पूछ रहा है? शिक्षिका जो है स्कैफोल्डिंग की तकनीक का उपयोग कर रही है। तो इसको स्कैफोल्डिंग होता क्या है? स्कैफोल्डिंग मतलब सहायता करना किसी को, या बच्चा अगर साइकिल सीख रहा है तो उसको माता पिता या दोस्त मित्र उसको जब कुछ सहायता देते हैं, पीछे से पकड़ते हैं, तब वो साइकिल जब सीखने लगता है लड़का, यानी कि उस पर जब सीखना शुरू कर देता है तो थोड़ा थोड़ा उसको कम कर देते हैं, तो उसी को कहा जाता है स्कैफोल्डिंग। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें, ढांचा निर्माण की आकस्मिकता। अगला प्रश्न है इसमें, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के 3 मुख्य स्तरों का सही विकासात्मक अनुक्रम क्या है? आपको बताना है कि जो ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के 3 मुख्य स्तरों का सही विकासात्मक अनुक्रम। इसमें जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संक्रियात्मक, दृश्यात्मक और प्रतीकात्मक।
किसके अनुसार? ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के 3 मुख्य स्तरों का। अगला प्रश्न है इसमें, गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल एसआई मॉडल के अनुसार बुद्धिमत्ता की 3 आयामों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इन तीनों आयामों का सही प्रतिनिधित्व करता है? गिलफोर्ड के अनुसार के बुद्धि संरचना मॉडल, तो संक्रिया, विषय वस्तु या उत्पाद, या भाषाई, तार्किक, स्थानिक या जी कारक, जी फैक्टर, एस फैक्टर या ग्रुप फैक्टर, या विश्लेषणात्मक, एनालिटिकल, या क्रिएटिव, या प्रैक्टिकल। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑपरेशंस, कंटेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, यानी संक्रिया, विषय वस्तु या उत्पाद। अगला प्रश्न है इसमें, थर्स्टन के प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के सिद्धांत पीएमए के संदर्भ में आगमनात्मक तर्क यानी कि इंडक्टिव रीजनिंग योग्यता से क्या तात्पर्य है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विशिष्ट तथ्यों या उदाहरणों से किसी सामान्य नियम या सिद्धांत को खोजने की क्षमता, उसी को कहा जाता है इंडक्टिव रीजनिंग योग्यता। अगला प्रश्न है इसमें, पदानुक्रमिक बुद्धि सिद्धांत, जिसको कहा जाता है हायरार्चिकल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के प्रतिपादक फिलिप बर्नर के अनुसार पदानुक्रम के शीर्ष पर सामान्य कारक, जिसको कहा जी होता है, इसके ठीक नीचे 2 प्रमुख समूह कारक कौन से हैं? तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें जो है पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, भाषाई, शैक्षणिक और व्यवहारिक, यांत्रिक, स्थानिक। अगला प्रश्न है इसमें, अगला है इसमें कह रहा है कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत ट्राइआर्कचिक थ्योरी के अनुसार जब कोई छात्र किसी नई और अपरिचित परिस्थिति में अपने पुराने अनुभवों का उपयोग करके रचनात्मक तरीके से समस्या का समाधान करता है, तो वह किस बुद्धि का उपयोग कर रहा होता है? कौन से बुद्धि का उपयोग करता है? घटकी बुद्धि, आनुभविक बुद्धि, या संदर्भात्मक बुद्धि, या सामाजिक बुद्धि। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आनुभविक बुद्धि। अगला प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बुद्धि का सिद्धांत और उसके प्रतिपादक के संबंध में सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं सुमेलित है? इसमें आप जो है यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है। तो बहुकारक सिद्धांत मल्टी फैक्टर थ्योरी थॉर्नडाइक, प्रतिदर्श सिद्धांत सैंपलिंग थ्योरी थॉमसन, या त्रि-आयामी सिद्धांत 3 डायमेंशनल थ्योरी गिलफोर्ड, या समूह कारक सिद्धांत ग्रुप फैक्टर थ्योरी या स्पीयरमैन। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें जो 10वां है यह जो है सही नहीं है, यह जो है प्रतिपादक से बुद्धि का सिद्धांत और उसके प्रतिपादक से सही सुमेलित नहीं है। कौन सा? समूह कारक सिद्धांत का स्पीयरमैन से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें, स्किनर के क्रियाप्रसूत अनुबंधन ऑपरेंट कंडीशनिंग में नकारात्मक पुनर्बलन, जिसको कहा जाता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, और दंड पनिशमेंट के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो आपको बताना है कि इसमें आप जो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नकारात्मक पुनर्बलन अप्रिय उद्दीपक को हटाकर व्यवहार को बढ़ाता है, जबकि दंड अप्रिय उद्दीपक देकर व्यवहार को कम करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट वांडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत सोशल लर्निंग थ्योरी के अनुसार मॉडलिंग प्रतिरूपण के माध्यम से सीखने के 4 चरणों का सही क्रम क्या है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? 4 चरण पूछा है, सही क्रम पूछा है इसमें। तो इसमें पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, अवधान, अटेंशन, धारणा, रिटेंशन, पुनरुत्पादन, रिप्रोडक्शन और अभिप्रेरणा, जिसको कहा जाता है मोटिवेशन। पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत इनसाइटफुल लर्निंग के संदर्भ में सुल्तान नामक चिंपांजी पर किए गए
प्रयोगों में कोहलर ने यह निष्कर्ष निकाला कि अंतर्दृष्टि, कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? धीरे धीरे अभ्यास और त्रुटि यानी कि ट्रायल एंड एरर के माध्यम से विकसित होती है, अचानक उत्पन्न होती है जब जीव पूरी परिस्थिति का समग्र रूप से प्रत्यक्षीकरण करता है, या केवल यांत्रिक उद्दीपक अनुक्रिया एसआर संबंधों का परिणाम है, या केवल उच्च आईक्यू वाले बच्चों में ही संभव है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अचानक उत्पन्न होती है जब जीव पूरी परिस्थिति का समग्र जो है रूप से प्रत्यक्षीकरण करता है। कौन से? अंतर्दृष्टि सिद्धांत के संदर्भ में। अगला प्रश्न है इसमें, कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत यानी फील्ड थ्योरी के अनुसार मानव व्यवहार किसका कार्य फंक्शन है? केवल व्यक्ति के आनुवंशिक संरचना का, केवल उसके भौतिक परिवेश का, या व्यक्ति और उसके वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का, या जो है अतीत के अनुभव और अचेतन मन का? इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्यक्ति और उसके वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का B = FPE। इसमें जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें, रॉबर्ट गैनिये के अधिगम सोपानिकी के अनुसार सर्वोच्च स्तर का अधिगम कौन सा है? सिद्धांत अधिगम, प्रत्यक्ष अधिगम, समस्या समाधान अधिगम, या श्रृंखला अधिगम? तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, समस्या समाधान अधिगम, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। अगला प्रश्न है इसमें, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन के संदर्भ में अल्पतम प्रतिबंधित पर्यावरण, जिसको कहा जाता है लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट यानी कि LRE का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसमें से कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? इसमें जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसको दिव्यांग बच्चों को उनकी शैक्षणिक और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार यथासंभव सामान्य छात्रों के साथ शिक्षित करना। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है इसमें, एक बालक शब्दों के अक्षरों को सही क्रम में लिखने में कठिनाई का सामना करता है और उसे अक्षरों के दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेजेस को समझने में भ्रम होता है। यह मुख्य रूप से ग्रसित है। वह किस रोग से ग्रसित है? डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैल्कुलेसिया, डिसलेक्सिया, डिस्फेजिया? तो वह जो है डिसलेक्सिया से ग्रसित है। कौन सा? बालक जो है शब्दों के अक्षरों को सही क्रम में लिखने में कठिनाई का सामना करता है और उसे अक्षरों के दर्पण प्रतिबिंब यानी कि मिरर इमेज को समझने में भ्रम होता है, डिसलेक्सिया कहा जाता है। डिसकैल्कुलेसिया में क्या होता है कि कैलकुलेशन में उसको प्रॉब्लम होती है। अगला प्रश्न है इसमें, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD से पीड़ित बच्चे को प्राथमिक विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सामाजिक संपर्क और संचार, सोशल कम्युनिकेशन में गंभीर चुनौतियां। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता क्रिएटिविटी के मापन के लिए टॉरेंस के परीक्षणों में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल नहीं है? धारा प्रवाहिता, फ्लुएंसी, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, मौलिकता, ओरिजिनलिटी, अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग? इसमें जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अभिसारी चिंतन। जो क्रिएटिविटी होता है मापन के लिए टॉरेंस के परीक्षणों में निम्नलिखित में से जो है अभिसारी चिंतन तत्व शामिल नहीं होता है। अगला प्रश्न है इसमें, वंचित पृष्ठभूमि डिसएडवांटेज बैकग्राउंड के बच्चों को शामिल करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? इसमें जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उनके सांस्कृतिक और सामाजिक अनुभवों को पाठ्यक्रम से जोड़ना चाहिए और कक्षा में विविधता का उत्सव मनाना चाहिए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें, वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को शामिल करने के लिए एक शिक्षक को यही करना चाहिए। अगला प्रश्न है इसमें, व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत यानी कि सिद्धांत में फ्रायड के अनुसार पराअहम, जिसको सुपर ईगो, मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
सुखवादी सिद्धांत, वास्तविकता का सिद्धांत, नैतिक या आदर्शवादी सिद्धांत या रक्षात्मक सिद्धांत। तो इसमें जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नैतिक या आदर्शवादी सिद्धांत कहा जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें, रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण जो कि एक प्रक्षेपी तकनीकी प्रोजेक्टिव टेक्निक है में कुल कितने कार्डों का उपयोग किया जाता है? तो इसमें 22 जो है 10 कार्डों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें, आलपोर्ट के व्यक्तित्व सिद्धांत के अनुसार वे गुण जो किसी व्यक्ति के पूरे जीवन को इस कदर प्रभावित करते हैं कि व्यक्ति की पहचान ही उन गुणों से बन जाती है, जैसे गांधी जी का अहिंसा का गुण कहलाते हैं, केंद्रीय प्रवृत्तियां, कार्डिनल प्रवृत्तियां, द्वितीयक प्रवृत्तियां या सतही प्रवृत्तियां। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कार्डिनल प्रवृत्तियां। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं, कार्ल रोजर्स के मानवतावादी व्यक्तित्व सिद्धांत के अनुसार एक पूर्णतः कार्यशील व्यक्ति, फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन, वह है जिसके पास वास्तविक आत्म, रियल सेल्फ, और आदर्श आत्म, आइडियल सेल्फ के बीच उच्च सामंजस्य होता है। अत्यधिक मजबूत ईदम की प्रवृत्ति होती है, केवल बाहरी पुरस्कारों द्वारा निर्देशित होने की प्रवृत्ति होती है, या समाज की मान्यताओं के प्रति पूर्ण उदासीन होती है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? किसके अनुसार? कार्ल रोजर्स के मानवतावादी व्यक्तित्व सिद्धांत के अनुसार। तो इसमें जो है ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, वास्तविक आत्मा यानी कि रियल सेल्फ और आदर्श आत्मा के बीच उच्च सामंजस्य होता है। अगला प्रश्न है इसमें, कैटल के 16 व्यक्तित्व कारक प्रभाव प्रश्नावली में प्रयुक्त सतही गुण यानी कि सरफेस ट्रेट्स और मूल गुण के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सतही गुण बाहरी व्यवहार में दिखाई देते हैं, जबकि जो है मूल गुण जो होते हैं उनके पीछे के अंतर्निहित कारण होते हैं जो व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें, प्रगतिशील शिक्षा प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जनक जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, इसलिए स्कूलों को मुख्य रूप से बढ़ावा देना चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? रटने की कला और व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा को, केवल व्यावसायिक और लिपिकीय कौशलों के विकास को, या लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक सहभागिता और समस्या समाधान कौशलों को, शिक्षक केंद्रित कठोर अनुशासन को। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक सहभागिता और समस्या समाधान कौशलों को जो है बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2025 के अनुसार ज्ञान के निर्माण कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज में बच्चे की भूमिका क्या है? तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बच्चे अपने अनुभवों और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें, संरचनावादी कक्षा में मूल्यांकन की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सतत और प्रक्रिया उन्मुख, कॉन्टिन्यूअस एंड प्रोसेस ओरिएंटेड, जो सीखने के दौरान बच्चे की मदद करें। अगला प्रश्न है इसमें, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई 2009 की धारा 29(1) के तहत निर्दिष्ट पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया के अनुसार बच्चों के मूल्यांकन के लिए किस प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए? वर्ष में केवल एक बार होने वाली जो है बोर्ड परीक्षा, व्यापक और सतत मूल्यांकन, या जो है केवल त्रैमासिक मौखिक परीक्षा, या केवल बुद्धि लब्धि यानी कि IQ परीक्षण आधारित श्रेणीकरण। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, व्यापक और सतत मूल्यांकन, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, जिसको कहा जाता है CCE। अगला प्रश्न है इसमें, CCE के अंतर्गत
शैक्षणिक क्षेत्रों को स्कॉलेस्टिक एरियाज के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बच्चे के जीवन कौशल, दृष्टिकोण, मूल्यों, रुचियों और शारीरिक स्वास्थ्य का समग्र विकास सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में आपको जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस किया गया, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।